अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये वीडियो आज मैं उर्दू ज़ुबान में बनाऊंगी क्योंकि और बहुत सारे सवालात हैं जिनके कुछ जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी और आधे जवाब उसकी अगली वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो में जो चीज़ मैं कवर करना जाने वाली हूँ वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या मैं जॉब करती हूँ साथ में। तो नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती। मैं सिर्फ पीएचडी कर रही हूँ और जो पीएचडी है वो एक्चुअली यहाँ यूरोप में मोस्टली जगहों पर आप ऐसा एम्प्लॉय कंसिडर होते हो। तो इसका मतलब ये कि आपकी एक मंथली सैलरी होती है और वो सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती है कि उससे आपके सारे जो खर्चे वगैरह हैं वो सब उससे रिकवर हो जाते हैं। तो पहली बात, पीएचडी स्कॉलरशिप क्या होती है? तो नॉर्मली आप यूरोप एंटर हो सकते हो जब आप फुली फंडेड पोजीशंस पे अप्लाई करते हो, जो कि कोई प्रोफेसर एडवर्टाइज़ करता है या यूनिवर्सिटी के वेब पेजेस पे एडवर्टाइज होती है। तो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन एंटर इन यूरोप थ्रू योर पीएचडी। मोस्टली जो बहुत सूटेबल तरीका है वो ये है कि आप देखें किसी भी वेबसाइट पे, जैसे फाइंड अ पीएचडी हो गया, एग्री स्टॉक हो गया फॉर आवर लाइफ साइंसेस पीएचडी पोजीशंस। वहाँ पे जाके आप देखें जोन जोन से प्रोजेक्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। तो फिर ऑब्वियसली फिर उसमें आपके कवर लेटर आ जाता है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपकी सीवी आ जाती है, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। अगर उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप उस तरह से देख के बना सकते हैं। तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर दें एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट्स। नॉर्मली ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता कि आप एक दो पोजीशंस पे अप्लाई करें और आपका एकदम से हो जाए। आई यू नीड टू वेट, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोजीशंस। तो फिर उसके बाद जाके आपको पोजीशन मिलती है। दूसरा ये कि फुली फंडेड और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप्स का भी लोग पूछते हैं। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लाइक नॉर्मली जो यूरोप में होते हैं, वो अगर आप एज एन एम्प्लॉय यूरोप में पीएचडी कर रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी ट्यूशन फ़ीस देती हैं और कुछ नहीं देती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस सेमेस्टर के स्टार्ट में होती है और वो फिर और एक आखिर में होती है जब आप अपना पीएचडी डिफेंड कर रहे हो तब होती है। लेकिन हर जगह की जो ट्यूशन फ़ीस है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अपने रेगुलेशन पर कि उनका क्या हिसाब किताब है। लेकिन नॉर्मली जब आप एज एन एम्प्लॉय हायर होते हो तो फिर वो ऑलमोस्ट फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप होता है। पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप यूके वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से होता है कि आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस भी देनी पड़ती है, कभी कभी नहीं देनी पड़ती जब अगर फुली फंडेड पे हो। और ईस्टर्न यूरोप में मे भी हो, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन नॉर्मली जब आप ऐसा पीएचडी स्कॉलर हायर किए जाते हो तो आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो फुली फंडेड ही होता है। इतना होता है कि आपका गुजारा सही से यहाँ पर हो जाता है और सेविंग्स भी हो जाती हैं। वेल अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल और आपकी ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें, बट अच्छा गुजारा हो जाता है। फिर दूसरा जो है कि यूरोप, यूएसए, यूके में क्या बेहतर है? बेहतर कोई मैं ऐसा चीज़ नहीं कहूँगी। बेहतर ये चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हो उससे आप खुश हैं। लाइक आपने जो रिसर्च टॉपिक पे काम करना है कि आप उसी पे काम कर रहे हैं। इफ़ येस देन वेल एंड गुड, इट्स रियली नाइस, इट्स रियली गुड, गो फॉर इट। और अगर नहीं तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली आपको देखना चाहिए कि आपका स्कॉलरशिप अगर फुली फंडेड है, हर चीज़ कवर कर रहा है, अकोमोडेशन, फूड वगैरह सब कुछ, तो आई थिंक इट्स गुड टू गो, इट्स वर्थ टू ट्राई। अच्छा, क्या सीजीपीए बहुत हाई होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनका 2.9 सीजीपीए होता है, उनकी भी स्कॉलरशिप हो जाती है। जो पीएचडी हासिल करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका एंथुसियाज्म। आप कितने पैशनेट हो अपने टॉपिक को लेके। अगर आप मतलब अच्छे से अपने काम को डिफाइन कर सकते हो, अपने पैशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी आंखों में नज़र आता है कि हाँ भाई आई एम मेंट फॉर द पीएचडी, देन यू आर श्योरली गोना गेट दैट। बस ये चीज़ अपने ध्यान में रखें। सीजे पे कुछ मैटर नहीं करता। पब्लिकेशंस मेरी नहीं थी एंड आई एम इन यूरोप डूइंग अ पीएचडी, तो पब्लिकेशंस भी मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है आपका कवर लेटर, आपका एंथुसियाज्म, आपकी ऑप्टिमिज्म, आपका पैशनेट अबाउट योर टॉपिक। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
अच्छा, गैप ईयर मैटर करते हैं। अगर आप उन गैप्स को जस्टिफाई कर दो, फॉर एग्जांपल यू टुक अ ब्रेक ऑफ 1 year फॉर गेटिंग अ मनी फॉर योर higher education, then you need to explain that. If you have valid reasons to justify that gap, then it doesn't really matter. एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट नहीं होती है। मैंने 35 साल के लोगों को भी पीएचडी करते हुए देखा है, मैंने 25 साल के लोगों को भी पीएचडी करते हुए देखा है। और आप यूरोप में देखोगे कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट बैचलर्स के बाद ही पीएचडी में एंटर हो जाते हैं। तो बात ये है रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पहले आप बैचलर करते हो, देन मास्टर्स करते हो, देन उसके बाद पीएचडी होती है। तो हमारी एज जो है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा हो ही जाती है करते करते। लेकिन एज ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल से इसमें आप ज़्यादा ये भी कह सकते हो कि लक भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन लक से ज़्यादा ये होता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है और आप कितना ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, फ्रेश ग्रेजुएट डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे फिर आपको अपने पब्लिकेशन चाहिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब बैचलर्स में हो बच्चे थोड़े नॉन सीरियस होते हैं, बच्चों को रिसर्च का नहीं पता होता, कुछ बच्चों ने बैचलर्स में रिसर्च भी नहीं की हुई होती है। तो अगर आपके बैचलर्स में 3-4 पब्लिकेशंस आ जाती हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं जो लोग कर लेते हैं, देन दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर द पीएचडी। कि और उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होना पड़ता है। लाइक आप कॉन्फ्रेंस में जाओ, आप नेटवर्किंग करो, आपने फ़लान वॉलंटियरिंग की हुई है, आपने ये किया हुआ है, आपने वो किया हुआ है। और मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ जिन्होंने बैचलर्स में बड़ी मेहनतें की हुई हैं। एंड या इट डजेंट रियली मैटर, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो और आप आइल्स नहीं देना चाह रहे या इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाह रहे, देन पाकिस्तान से मास्टर्स करो एंड देन आप मतलब यूरोप में आके आप पीएचडी कर लो, डजेंट रियली मैटर। एमएस कंपलसरी है या बीएस के बाद ही पॉसिबल है? इस क्वेश्चन का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि एमएस हम लोग, मैं कहूँगी कि अच्छा चला ठीक है आप पाकिस्तान से एमएस कर लें, स्कॉलरशिप पे कर लें, दैट्स आल्सो द गुड पॉसिबिलिटी। एंड देन यू कम टू बेल्जियम फॉर पीएचडी, दैट्स आल्सो फाइन। और बेल्जियम या यूरोप या कहीं पे भी आप चले जाएँ, क्योंकि बेल्जियम इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। हमारे मुख्तलिफ इलाकों में वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल भी कदर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है। आइल्स ज़रूरी है अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। और फिर इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अ स्कॉलरशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरी क्यूरी में कर रहे हैं तो कुछ मैरी क्यूरी वाले कहेंगे कि उनको आइल्स चाहिए, लेकिन कुछ पोजिशंस पे कहेंगे कि नहीं चाहिए। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और नॉर्मली जब आप यूएसए या कनाडा वगैरह में कर रहे होते हो तो फिर तो चाहिए होता है। लेकिन एक और चीज़ जो नॉर्मली आइल्स की जगह पे एक्सेप्ट कर ली जाती है वो ये होती है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रूफ ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ले लें। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो अगर इंग्लिश में है, देन यू डोंट हैव टू डू द आइल्स, दे आर गोना एक्सेप्ट द दैट सर्टिफिकेट। हमारी कैटरिज्म यूनिवर्सिटी से वो 1000 रुपये का सर्टिफिकेट बनता था और वो हमने लिया था और वही हम अप्लाई, उसी को यूज़ करते थे हम अप्लाई करने के लिए। तो आप भी, आप लोग जब आपकी डिग्री ख़त्म हो, डिग्री ख़त्म होने से पहले आप लोग वो कर लें ताकि जो आपको विद इन 15 डेज़ या इस तरह से आपको वो मिल जाए आसानी से। फिर उसके बाद आइल्स के बिना स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। मैंने आइल्स नहीं किया था और मैंने सिर्फ अपना वो सर्टिफिकेट यूज़ किया था जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से 1000 रुपये का बनवाया था और उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया था। डुओलिंगो एक्सेप्ट होता है? जी इसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंग्लिश में है तो आई थिंक इट्स बेटर और इट्स इनफ, तो आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्जाम्शन क्या होती है? इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्जाम्शन का मतलब है कि हम लोग पाकिस्तान में, चूँकि हमारी जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमें लाइक काइंड ऑफ हम इस चीज़ से एग्जेम्प्ट होते हैं कुछ कंट्रीज़ में। अगर आप, वही वाली बात है कि वही सर्टिफिकेट दिखा दो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो उस पोजीशन के लिए। अच्छा, फिर ये कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करें, कोल्ड ईमेल क्या होती है? तो बात ये है कि मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप जो हैं यूरोप में एंटर हो सकते हो पीएचडी के लिए। तो पहली बात तो मैंने बताई कि आप वेबसाइट्स पे ढूंढें, एग्री स्टॉक हो गया, फाइंड अ पीएचडी हो गया। दूसरी हो गया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी के जाके पोजीशंस को देखें। तीसरा ये तरीका होता है कि आप प्रोफेसर्स को ईमेल करें। फॉर एग्जांपल आप कोई देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं, उधर आपको प्रोफेसर क्लिक कर गया है, आप उस प्रोफेसर को ईमेल करते। कोल्ड ईमेल का मतलब होता है कि ना, मतलब रैंडम ईमेल
करते जाएँ। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कोल्ड ईमेल करना, क्योंकि मुझे खुद भी कोल्ड ईमेल आती है मेरी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट ईमेल है उस पे। तो कभी-कभी बंदा बहुत अनॉय हो जाता है इन चीज़ों को लेके कि यार इस बंदे ने सही से रिसर्च की भी नहीं है और उससे आपका अपना इमेज ही ख़राब होता है। तो नॉर्मली मैं ये प्रेफ़र करवाती हूँ स्टूडेंट्स को लेके कि आप लोग कोल्ड ईमेल के बजाय प्रॉपर एक लाइक रिसर्च करके 25-30 मिनट लगते हैं आजकल रिसर्च करने में। सही तरीके से रिसर्च करके एक अच्छी ईमेल अपनी सीवी के साथ भेजें। तो ईमेल करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, और अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्लिक करेगी आपकी सीवी प्रोफेसर को तो ही श्योरली गोना गेट यू इन द लूप। ईमेल में क्या लिखना चाहिए? ईमेल में आप अपने प्रोफेसर के किसी आर्टिकल का ज़िक्र कर दें कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा और मैं उस पे काम करना चाहता हूँ, या आप उस आर्टिकल में से कोई गैप निकाल के वो बात कर दें कि जो है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको ऐसे कर सकते थे, इसको वैसे कर सकते थे, लाइक इस तरह की चीज़ ना, ये सही जाके पॉइंट पे लगती है कि वो बंदा कहता है यार ये तो मेरी रिसर्च में सही इंटरेस्टेड है, पढ़ कर आया है, काम करने वाला है, इस तरह से। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आप ईमेल क्या कर रहे हैं, कि आप पीएचडी पोजीशन इंक्वायर करने के लिए कर रहे हो या फिर आप फंडिंग्स के लिए कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप सब्जेक्ट को चेंज करते रहते हो। जितने प्रोफेसर्स हो सकते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड आप उनको करो, उनको ईमेल लिखो, फिर देखते हैं कि मतलब क्या होता है। लाइक इस तरह से नहीं है कि आपने एक दफ़ा का किया और आपका एकदम से हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए जितने आपको प्रोफेसर अपने मिलते हैं आप उनको अप्लाई करें। और फॉलो अप करने का है कि पहली बात ये कि आप वीकेंड पे उनको ईमेल ना करें। दूसरी बात ये कि आप छुट्टियों के सीजन्स में ना करें, लाइक समर ब्रेक अभी आजकल जैसे चल रहा है तो इन दिनों में ना करें। तो फॉलो अप अगर आप इन दिनों में कर रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको फॉलो अप तभी करना पड़ेगा जब रूटीन में चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन नॉर्मली आप 2 हफ्ते के बाद फॉलो अप उनसे ले सकते हैं कि अच्छा क्या मतलब उधर उनके पास जगह हैं, पोजीशंस हैं करने की या नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है 12 मिनट की, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन टाइम थोड़ा कम होता है। तो अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी जिसकी वजह से आप जो है यूरोप में एंटर हो सकते हैं, या यूरोप में या यूके यूएस जहाँ भी आप कर जाना चाहें। और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, एक्सेप्टेंस और सिलेक्शन को, और फाइनेंशियल क्वेश्चंस को, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ, खैर उसका जवाब मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में भी दे दिया है कि अगर आप यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप में हो तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि जो है आप एक्स्ट्रा जॉब वगैरह करें। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इसके नोट्स बना लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।